बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। अगेन आज दो मौज़ूआत आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। पहला मौजू तो इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप की जो न्यू सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसका डॉक्यूमेंट मंजर आम पे आ गया है। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आ रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर क्लैशेज़ हैं, एक दफ़ा फिर सुकून टूटते हुए नज़र आया। इसका मुस्तकबिल क्या है उसको ज़ेर गौर लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसमें चीदा चीदा नुकात कुछ इस तरह से है कि यूरोप से ज़रा अलहदगी का इशारा उसमें नज़र आ रहा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान की पीस डील की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने अगेन इंडिया के साथ तैयार के गिराने की बात की है। रशिया को दोबारा वो इंक्लूड करना चाहते हैं G7 में, और हमें पता है कि पहली मरतबा अभी G7 के अंदर लेकर आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप और उसे G8 बनाया था अपने पहले दौर के अंदर। इसके साथ साथ नेटो से वो रिट्रीट करते नज़र आ रहे हैं, और हमें पहले भी मालूम है कि नेटो को उनका ये कहना था कि वो अपने अखराजात और डिफेंस बर्डन खुद ही उठाएं। इसी तरह यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म नज़र आ रही है, वो क्रिटिसिज्म नज़र आ रही है कि मॉनरो डॉक्ट्राइन की रिवाइवल है और उसके ज़रिए से वो इंटरवीन करना चाहते हैं। रशिया के हवाले से वो चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात नॉर्मल हो। रशियन जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको तस्लीम करना चाहते हैं, चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी तस्लीम करना चाहते हैं, और साथ में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉनरो डॉक्ट्राइन के ज़रिए से वो बताना चाहते हैं कि लैटिन अमेरिका या वेस्टर्न हेमिस्फीयर उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यूरोप से ज़रा दूरी और नेटो से दूरी, और इसी तरह से 80 साला जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी थी जिसमें यूरोप को क्लब किया था, उससे भी दूरी का इशारा नज़र आता है। इसके साथ साथ यूरोप के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यूरोप ज़्यादा लिबरल हो गया है, और यही वजह है कि वो लिबरल वैल्यूज से बिट्रेल का इशारा देते हैं। यह कहना है यूरोपियन का, और मॉनरो डॉक्ट्राइन के मुताबिक वो अपनी अजारातारी चाहते हैं, जिसमें अर्जेंटीना का मामला है, कोलंबिया का है, वेनेजुएला का है। इन सब से वो निपटना चाहते हैं, और सबसे बड़ा जो इशू उन्होंने हाईलाइट किया है वो माइग्रेशन का इशू है। और अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है कि अमेरिका की जो ट्रेडिशन पॉलिसी है उससे दूरी अख्तियार करनी है। इस पर यूरोपियन मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं। कैथरीन क्लूवर एशब्रूक जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, एडवाइज़र हैं बर्ल्समैन फाउंडेशन की, इस बारे में बात करते हुए क्या फरमा रही हैं, सुनिए। I think this strategy really highlights just how this president and this administration sees the world. It's interesting that it makes real some of the things that we have been seeing over the last couple of weeks. You just reported on another strike on a boat outside the Caribbean, the coast of Venezuela, off the Caribbean coast, in that it makes the Western Hemisphere a focus for the United States. And that includes the migration piece, the idea that you have to secure the homeland from unregulated migration, that's a key national security issue, is truly a first for an American national security strategy in the modern era. And the fact that the Western Hemisphere plays so largely in this strategy, and we've seen it, of course, not just with the administration's plans for Venezuela, but also in its rebuke of the Colombian president, in its financial aid to the Argentinian administration, in its meddling, at least verbally, in the election in Honduras, in the tariff ricochet games with Brazil. आपने सुना नाजरीन, इसके साथ साथ यूरोप के मुख्तलिफ स्कॉलर्स ये भी समझते हैं कि अमेरिका की जो ये नई पॉलिसी है उसमें यूरोप को छोड़ना इससे मुराद है, और वो ये भी समझते हैं कि अमेरिका ने 20वीं सदी के जो असबाक हैं उसे तर्क कर दिया है और 18वीं सदी की फॉरेन पॉलिसी को दोबारा लेकर आए हैं। इसके साथ बात करते हुए प्रोफेसर ड्यून जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और यूके की नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीसी शोबे से वाबस्ता हैं और रिसर्च के साथ हैं, उनका कहना यह है कि अमेरिका ने 20वीं सदी के असबाक को तर्क कर दिया है और 18वीं सदी की फॉरेन पॉलिसी को दोबारा अडॉप्ट करते हुए अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी अख्तियार की है। और अमेरिका फ़र्स्ट की वही पॉलिसी है जो वाशिंगटन ने भी अख्तियार की थी। इसका मतलब है यूरोप को उसके हाल पे छोड़ना, बिकॉज यूरोप उस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेरिका है, और अमेरिका के पास एक्सेप्शनलिज्म है। बात करते हुए वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। It's an extraordinary document. It's a repudiation of the American leadership role for the last 80 years. There is no one guiding intellectual idea here. There's different
approaches to different regions. So, for example, it says it doesn't criticise people who are undemocratic and doesn't want to promote democracy, and yet it's happy to criticise Europe for being too liberal, it seems. It does reserve special criticism for Europe, describing the idea, undefined, that Europe will be non-European in 20 years' time. I think that's a point about ethno-nationalism. So there's the underlying hint of racism in the document, as well as the attacks on. आपने नाज़रीन सुना, इस पे हमने एक अच्छी सी रिपोर्ट भी तैयार की है। इससे पहले कि रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूं, लेकिन इसमें एक इशारा बड़ा वाज़ेह है, और वो इशारा है पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया के हवाले से। वो ये समझते हैं कि साउथ एशिया के अंदर अमेरिका दोबारा इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहता है, और उस हवाले से वो भारत के साथ मज़ीद ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन की बात की है। इस पर एक छोटी सी हमने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि बहस को हम आगे बढ़ा सकें। अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी कर दी, जिसमें खारजा पॉलिसी और आलमी तरजीहात में बड़ी तब्दीलियां शामिल हैं। अमेरिका अब दुनिया भर में मुसलसल मुदाखलत की पॉलिसी तर्क कर रहा है और सिर्फ वहीं सरगर्म होगा जहां बराह रास्त अमरीकी मफादात वाबस्ता हों। मगरबी निस्फ कोरा यानी लातीनी अमरीका और कैरिबियन को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। यूरोपीय इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि यूरोप में सियासी कमजोरी बढ़ रही है और अमरीका ऐसे गिरोहों की हिमायत करेगा जो अपनी कौमी शिनाख्त बरकरार रखना चाहते हैं। चीन और रूस को अब मरकजी खतरा नहीं करार दिया गया, यानी दोनों के साथ मुकाबले की शिद्दत कम रखी जाएगी। मशरिक़ वुस्ता पहले के मुकाबले में कम अहम करार पाया है, जिसका मतलब है कि वहां अमरीकी मुदाखलत मजीद महदूद होगी। यूरोपीय ममालिक ने इस पॉलिसी को इंतहाई सियासी करार देते हुए तनकीद की है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये हिकमत अमली पिछली अमरीकी पॉलिसियां बदल कर अमरीका फर्स्ट महदूद आलमी किरदार की तरफ वाज़ेह झुकाव दिखाती है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। एक तासुर बड़ा उभर के आया है, और वो ये कि मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो या अफ्रीका हो या इवन फार ईस्ट एशिया हो, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के मफादात का वो ख्याल करें और उसकी बागडोर वो अपने हाथ में ले लें, और अमेरिका पीछे हटकर फ़कत अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे मुतवज्जे हो, और वो है लैटिन अमेरिका, जिसको कैरिबियन स्टेट्स भी कहते हैं या वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आके अपने मेहमानों से पूछेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से क्या मुराद है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी, और दो की फिगर्स यूरोप के जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं उनकी ओपिनियन भी आपके सामने रखी है। अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या बात कर रहा है। जो मेजर हेडलाइन है सबसे पहले गार्डियन की, वो ये है कि जनाब कल्टिवेट रेजिस्टेंस पॉलिसी पेपर लेज बेयर ट्रम्प सपोर्ट फॉर यूरोप्स फार राइट। इसके साथ साथ एक और न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट है हमारे सामने, और वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है ट्रम्प सिक्योरिटी स्ट्रेटजी स्लैम्स यूरोपियन अलाइज एंड असर्ट्स यूएस पावर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। साथ में डॉन लिखता है ट्रम्प्स रोल इन पाकिस्तान इंडिया पीस हाईलाइटेड इन न्यू यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। और इसके साथ साथ एक और न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो यूरोप को कवर करते हुए लिखता है कि यूएस फ्लिप्स हिस्ट्री बाय कास्टिंग यूरोप नॉट रशिया एज अ विलियन इन न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन ये सामने रखिए। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा ने, नॉन एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे आप देखती हैं। डॉक्टर शाजिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर इमरान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे कोच डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 180 डिग्री शिफ्ट ले लिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? जो 80 साल उनकी खारजा पॉलिसी थी, जिसमें यूरोप को साथ मिला के दुनिया में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसका क्लेम यूरोप करता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी हमारे वजह से है, यूरोप की मरहून मिन्नत है, हेडले बुल इसका जिक्र करते हैं एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी में, क्या ट्रम्प साहब उसे रिवर्स कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है। देखिए, अमेरिका जो है ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये कोल्ड वॉर से लेके अब दुनिया का कोई भी इशू जो हो वो हमारी जो है ना वो बकेट लिस्ट में होता है। ठीक है जी, कि जी ये भी हमारा टॉपिक है, ये भी हमारा टॉपिक है, और वो सारी की सारी डिजायर्स होती हैं वो जो लोग हुकूमत में होते हैं। उन्होंने कहा जी हर रीजन और हर इशू जो है वो हमारा इंटरेस्ट का नहीं है। हमारे इंटरेस्ट की वो चीजें हैं जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, और वही हमारी स्ट्रैटेजी है। और कोर नेशनल इंटरेस्ट में जारी बात है वो अपनी एलीट को बहुत टारगेट करते हैं कि जी हमारी जो एलीट है, जिसमें वो जारी बात है पॉलिटिशियंस को, डिप्लोमेट्स को, मिलिट्री को,
वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वो हमें नीड नॉट टू गेट इनटू दिस, सो वो इसको तो कर रहे हैं। और जैसे वो इमिग्रेशन की बात करते हैं, वो बॉर्डर्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स की बात करते हैं, कि ये चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे कैसे सरवाइव करना है, और दूसरा हमें एक डोमेस्टिक फोकस भी बहुत ज्यादा उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर किया है कि कैसे हम एक रिजिलियंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रम्प साहब उनका जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, उन्होंने वही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ही वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कि ठीक है जी, हम अपनी सॉफ्ट पावर को बड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसके हवाले से वो बात भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज में ही आप जो है ना इतनी डिसेंसी दिखाएं और इतना कुछ करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे मोनरो डॉक्ट्रिन थी ना, कि हम आपके एरियाज में नहीं जाएंगे, आप हमारे एरिया में नहीं जाएंगे, अमेरिका यूरोप में नहीं जाएगा, यूरोप हमारे में नहीं आएगा, हम यूरोपियन जंगों में नहीं जाएंगे, आप हमारी जंगों में ना आए, वो एक इस तरह करके चीज जो है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो समझते हैं कि ये जिस हेमिस्फीयर में हम बैठे हुए हैं, इस पे हमें चीज़ों को देखना है। और यही वजह है कि आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका में ये जो मदोरो वगैरह हैं, इनके पीछे ट्रम्प साहब पड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि हमें इसको ही देखने की जो है वो ज़रूरत है। और बाकी जो यूरोप वगैरह है, वो हमारे जो एलाइज हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अपनी वेस्टर्न आइडेंटिटी को रिस्टोर करें, हमारे ऊपर ज्यादा वो रिलाय ना करें। बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आप एकेडमिक हैं, आपके लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, फ्लेक्सिबल रियलिज्म, ठीक है, फ्लेक्सिबल और न्यू रियलिज्म पढ़ते रहे हैं ना, उन्होंने कहा भाईजान ये फ्लेक्सिबल रियलिज्म आप आएगी। तो ये आप जब नेक्स्ट टाइम क्लास में पढ़ाएं तो ये थ्योरी पढ़ाएं कि ये फ्लेक्सिबल रियलिज्म है, कि जी पॉसिबल जो वो चाहते हैं कि हमें अपने जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमने कैसे लेके चलना है। दूसरी उन्होंने बड़ी एक अहम बात की इसमें बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से, जहां पे वो इतना कुछ कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं कर सकते दुनिया में कि कोई भी हमारा जो इंटरेस्ट को थ्रेटन करे। वो कहते हैं वी कैन नॉट अलाउ, किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते वो, और हम अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रैटेजी की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि एक तरफ कोर इंटरेस्ट अमेरिका है, फिर यूरोपियंस को कह रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी सिविलाइजेशन उस पर फोकस करें, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे जो हम किसी को अलाउ भी नहीं करेंगे, हम अपने एलाइज के पास भी जाएंगे, एलाइज की बात भी नहीं सुनेंगे। तो इट मीन्स कि मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि जो हमारी जो और इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वो बहुत बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है, बिजनेस है, आइडियाज हैं, इनोवेशन है, और उसकी वजह से दुनिया उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसी पे हमें रहना चाहिए, ना कि हम हर चीज में घुस जाएं। बिल्कुल तो ठीक। डॉक्टर साहब ये बड़ी आपने बहुत सारे इसमें ना डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मुझे फ्लेक्सिबल रियलिज्म से याद पड़ता है, डॉक्टर शाजिया भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं। निक्सन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। निक्सन ने कहा था कि हर मुल्क के लेजिटिमेट इंटरेस्ट होते हैं, तो लिहाजा उनको परसू करने के लिए जो वो एक्शन लेते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे जो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसे वो तस्लीम कर रहे थे 1970s में, और वहीं देतान शुरू हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही पॉलिसी उठा ली है कि हम उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्यों जाएं, और लिहाजा उनको ये कहा है कि भाई ये जो वेनेजुएला है ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मेहरबानी करके आप मुदाखलत न करें। डॉक्टर शाजिया भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाजिया, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, यूएस फ्लिप्स हिस्ट्री बाय कास्टिंग यूरोप नॉट रशिया एज अ विलियन इन न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी, ये क्या चीज़ है? ये वो वाशिंगटन वाली बात है कि यार कोई आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, बस अपने मफाद के तहत दोस्त भी रखें, दुश्मन भी रखें, दफा करें अलाइज को। देखिए डॉक्टर साहब, एक इसका सादा सा जवाब तो ये है कि वंस अ विलन ऑलवेज अ विलन। फिर इसका सेकंड पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि कोई किसी का विलन है तो किसी और का हीरो भी हो सकता है। तो ये तो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। मैं डॉक्टर कंवर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि ये एक ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आया जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मुझे उसमें वो शुमार कर लें। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बुनियादी तौर पे क्या कह रहे हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है तो ये तो ट्रंप गवर्नमेंट ने आते ही ये बात जो इनिशियल जो है वो
वाइस प्रेसिडेंट जो है वैंस ने और पीट हेगसेथ ने जो यूरोप के अंदर दो बड़ी जो है वो गैदरिंग को एड्रेस किया था इनिशियल टाइम में, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का इंडिया तो वहीं दे आए थे। लेकिन अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है तो इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं और उन 3 ताकतों के अंदर ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बांटने पड़ेंगे। और इस पे अगर कोई ये कहे कि जी ये हैं या नहीं है, तो बाय डेफिनेशन है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो अपना घर भी संभाल सकते हैं और उनके जो डिसीजंस हैं वो बाहर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उससे तो कोई इनकार नहीं है। तो इन तीनों में अगर बांटा जाए तो 2 जो हैं रशिया और चाइना तो कहते हैं कि जी हमारी तो नो लिमिट पार्टनरशिप है, तो वो आपस में जो है वो बड़ी सुलह सफाई से देख लेंगे। तो अमेरिका का फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो लैटिन अमेरिका ही बनता है या फिर यूरोप बनता है। तो यूरोप से वो कह रहा है कि अपना आप भी देखो प्लस बर्डन शेयरिंग भी करो। तो जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो ये हैं कि ये तो बहुत क्लियर कट बात है कि जी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब हम जो हैं वो विलन नहीं बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया की पुलिसमैन नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं इन अ लेमैन टर्म। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही आप उसके अंदर ये भी लिख देते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि यूरोप को बल्कि जापान को और साउथ कोरिया को भी कह रहे हैं कि आप अपने रोल को थोड़ा सा एम्पलीफाई करें और बर्डन शेयरिंग करें। तो जापान से आपने क्या बर्डन शेयरिंग करानी है? तो जापान आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कैसे आता है? और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपने आर्टिकुलेट नहीं किया, बात तो कर दी है। एक तरफ आपने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हमारा अब इंटरेस्ट नहीं है, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, कैटेगोरिकली उसमें लिखा हुआ है। और साथ में ये लिखा है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट हैं, और फिर साथ में उसके ये भी है लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट हैं स्पेशली जो ऑयल से रिलेटेड हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक तरफ जो है वो फिर चाइना जो है उसका कोई एज सच जिक्र नहीं है, उसका सिर्फ यही जिक्र है कि ठीक है हमें उसे एज अ पीयर कंपेटिटर देखते हुए देखना है कि अगर वो जो है वो हेजमोनियस होना चाहता है तो उसे रोकना कैसे। और साथ में ये है कि जी पैसिफिक रिम के ऊपर हमने अपनी डिटरेंस जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं बिल्कुल ये तस्लीम करने पे हूँ कि ये अगर कल विलन थे तो फिर आज भी हैं, अगर कल नहीं थे तो आज भी अच्छा, नहीं वैसे है। आपने डॉक्टर शाजिया ये बड़ी पते की बात की है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये मैं साल से प्रेडिक्शन देता आ रहा था, बल्कि मुझे याद है डॉक्टर चीमा के हाँ एक डिनर था, वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ पे भी ये जिक्र हुआ था। डॉक्टर चीमा, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था, उन दोस्तों से कहा था कि अनकरीब अमेरिका पीछे हटेगा मिडल ईस्ट से और इजराइल सरगर्दा होगा, और वो वक्त होगा इजराइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक। और उस पर मैंने एक 2027 की प्रेडिक्शन दी थी। वो मामलात खुल के अब सामने आ रहे हैं और ये बड़ी अहम बात आपने डॉक्टर शाजिया की है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, मिडल ईस्ट के हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या मिडल ईस्ट के अंदर अब सियासत के अंदर तब्दीली रूनुमा होगी? और ज़रा इंडिया पाकिस्तान के मामले को भी टच कर दीजिएगा, जहाँ पे उन्होंने कहा है अगेन कि न्यू ब्रांड 7 और 8 जेट फाइटर्स जो हैं पाकिस्तान ने गिरा दिए, और मैं मैन ऑफ पीस की हैसियत से मैंने ये जनाब बहुत बड़ी जंग जो है वो रुकवा दी थी। बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया, और आई वाज लिसनिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ उसके बारे में भी बात कर लूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। जो अभी अमेरिकन ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो एक पेपर फ्लोट हुआ है, उसमें अगर आप ये देखें तो एक बात बहुत क्लियर है जो मेरे नज़दीक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि अमेरिका जो है अपनी जो पोजीशन है एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड, उसको वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा, अब हम ये सब समझते हैं कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर है, और ये डिक्लाइनिंग पावर वो अपनी पोजीशन को किस तरह से होल्ड करना चाह रहा है। तो अब मेरे नज़दीक ये सारी जो काविश है वो इसीलिए है कि चाहे हमारी पावर डिक्लाइन कर रही हो, मगर हमने अपनी पोजीशन एज मोस्ट डोमिनेंट पावर जो है उसको हमने नहीं छोड़ना है। और उसके लिए मेरे ख्याल में जो उन्होंने वेज इख्तियार किए हैं वो वही हैं अलायंसेस वाले और कोalitions वाले और इंटरस्टेट रिलेशंस वाले। एक कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, स्ट्रेटजी ऑफ अलायंसेस,
और ये अमेरिकन एक स्ट्रेटजी है कि वो अलायंसेस बना के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एरिया जो है, रीजन जो है दुनिया के, उनको वो डोमिनेट करता है। अब लैटिन अमेरिका को लीजिए, यहाँ पे मॉनरो डॉक्ट्रिन उसने फिर रिवाइव कर दी है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और चाइना जो कि अभी वेनेजुएला और दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में वो आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर एक रूजवेल्ट कोरोलरी थी कि जी वो पुलिसमैन के तौर पर जो भी यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी उसको खत्म कर देगा। तो अब एक ट्रम्प कोरोलरी भी मेरे ख्याल में आएगी जो तमाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनको वो खत्म करवा दें। यूरोप जो है वहां पे वो डील कर रहा है थ्रू नेटो, और सब यूरोपियन कंट्रीज को मजबूर कर रहे हैं कि अपना डिफेंस बजट जो है वो 2 से 5% ऑफ GDP ले जाएं। तो वो चाहे विलन हो या जो भी हो, अमेरिकन इंटरेस्ट के परसूट में ऑल यूरोपियन नेशंस मस्ट इंक्रीज देयर डिफेंस स्पेंडिंग बाय अप टू 5%। तो वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उसने यूरोप को छोड़ दिया है, बल्कि वो यूरोप को डिक्टेट कर रहा है कि उसने किस तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ब्रिगेडियर साहब, 18वीं सदी में जब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें जेफरसन और हैमिल्टन की डिबेट चलती थी, उसमें यही था कि हम एक्सेप्शनल हैं और हम यूरोप की डर्टी पॉलिटिक्स में यानी पावर पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे, अलबत्ता उनके साथ ट्रेड करेंगे, अपने इकोनॉमिक जो फ़ायदे हैं उनको लेंगे, और इंटरनली जो एक्सपेंशनिज्म है उसको जारी और सारी रखेंगे। और वो हमने खुद अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा, चाहे वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हो या फिर साउथ अमेरिका में हो। आपको लगता है कि इस दफ़ा उसी की रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है 18वीं सदी की पॉलिसी की? बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। अब इनका जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है वो है कि रशिया और यूक्रेन को कैसे आपने डील करना है। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मामला रिजॉल्व हो जाए, पीस हो जाए और ये जंग खत्म हो जाए, जबकि यूरोपियंस ये समझते हैं कि अगर रशिया को सजा ना दी गई और उसके लिए कोई एक डिटरेंस क्रिएट ना किया गया तो आइंदा वो दोबारा यही काम कर सकता है। तो ये एक डाइवर्जेंस ऑफ इन्फ्लुएंस, डाइवर्जेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, परसेप्शन है बिटवीन जो यूरोपियंस एंड द अमेरिकन। उसके अलावा अगर आप देखें एशिया के अंदर वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कॉन्डुइट अगेंस्ट टू काउंटर बैलेंस चाइना, और क्वाड का जो इनका एक अलायंस है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इंडो पैसिफिक में जाते हैं तो वहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ऑकस के थ्रू वो उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मिडल ईस्ट में उनके पास इजराइल है, और ये तमाम मॉनेटरीज जो हैं वो सब के सब प्रो अमेरिकन हैं। तो उन्होंने हर रीजन के अंदर अपना जो एक असर और रसूख जो है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसको रखना चाहते हैं आप। अब आप बजा फरमा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, जब नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया है, उसके हवाले से सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कह रही है, और साथ में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में दोबारा क्लैशेस शुरू हुए उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर चीदा नुकात क्या हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और इस सेगमेंट के अंदर अगेन जो साउथ एशिया, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बात हुई है, वो क्या बात हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले डॉन की एक हेडलाइन में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक डॉन ये कहता है और ये क्लेम करता है कि जो काम है वो वापस हो चुकी है। जो एक्चुअली हेडलाइन है वो ये है कि काम रिटर्न्स टू चमन बॉर्डर आफ्टर हैवी ओवरनाइट क्लैशेस। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या जो जोग्राफिकल टायरनी है अफगानिस्तान के लिए और जो इकनॉमिक कंडीशन है वो क्या उन्हें मजबूर नहीं करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे? इस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक तो चमन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो साउथ एशिया के हवाले से जो बात है, पहले ये बताइएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में भी बात हुई है, और ब्रिगेडियर साहब को आपने सुना, ब्रिगेडियर साहब का फरमाना है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन करना है, और इसके अंदर मेंशन है कि भारत के साथ मज़ीद जो कोऑपरेशन है क्वाड्रिलेटरल उसको बढ़ाया जाएगा। एक तरफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट भी करते हैं, चाइना के साथ डील भी करते हैं, यूएई के साथ डील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं,
फिर रशिया के साथ डील है, गजा पीस प्लान है, यूक्रेन के ऊपर, यानी इस पे लग रहा है कि वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को तस्लीम करें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इंडिया के साथ मामला बढ़ाएंगे ताकि चाइना को कंटेन करें। देखिए डॉक्टर साहब, इंडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं हमें इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए ताकि वो क्वाड की सिक्योरिटी में जो है वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी बात ये है कि इंडिया का इस पूरी स्ट्रैटेजी में 3-4 दफा नाम है, चाइना का कोई 21 दफा है, रशिया का 10 दफा है, पाकिस्तान का 1 दफा है, अफगानिस्तान का 1 दफा भी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन साउथ एशिया के हवाले से आपकी होनी चाहिए वो ये है, ये जो आपने अबजद का हिसाब बता दिया है ना कि इंडिया का 4 दफा और 1 दफा पाकिस्तान का, तो वो तो मेरे ख्याल में साइज के हिसाब से सही बताया, और 30 दफा चाइना का, बिल्कुल सही साइज के मुताबिक ये अबजद ठीक बनता है। जी जी, 21 दफा। लेकिन असल में चीज ये है डॉक्टर साहब कि द फर्स्ट थिंग जो पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अमेरिका साउथ एशिया को कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं समझता। अच्छा, एक बात, अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है इस खित्ते के अंदर वो है कि जी चीजें यहाँ पे डीएस्केलेट होनी चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को वो एज ए टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। कोई पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म डिमांड्स नहीं है अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान तो ये है ही नहीं है। तो वो जो एफपैक फ्रेमवर्क हुआ करता था वो फ्रेमवर्क भी अब मौजूद नहीं है। सो अमेरिका जो है अगर इस खित्ते को कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं समझता और अमेरिका इस खित्ते के अंदर बात कर रहा है कि जी वो कोई जैसे कहते हैं ना इंटरवेंशन वो नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो और अमेरिका ये भी चाहता है कि इस खित्ते में टेंशंस ना हो। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया की जो पोजीशन थी एज ए नेट रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो भी नहीं है। तो अमेरिका जो है उसने बेसिकली, क्योंकि इंडिया का फोकस हवाले से वो चाइना की तरफ तो देखते हैं, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये वो चाहते हैं कि इस खित्ते में ये जो इंडिया के हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं, जो डिजाइन्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ चाइनीज लेंस से देखते हैं, साउथ एशिया को डिफरेंट लेंस से देखते हैं। और जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि ठीक है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है और ये सारा सी पैक वगैरह का और पाकिस्तान को उसमें वो लेके आते हैं, लेकिन लार्जली साउथ एशिया में इंडिया को उन्होंने अंडरमाइन किया है और उन अमेरिकन नहीं चाहते। देखिए एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान के हवाले से ये डिमांड होती थी कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया के को इंगेज नहीं करना चाहिए किसी चीज में। आज यही डिमांड इंडिया से है कि पाकिस्तान को किसी तरह इंगेज नहीं करना, और ये जो आपस में ये जो मसले मसाइल हैं इसको जैसे भी है हल करना है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें मैं एक और चीज बताता हूँ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इफ साउथ एशिया इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, इफ इंडिया इज नॉट अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो हाउ कम इंडिया विल कीप पाकिस्तान बिजी? दैट इज अनदर स्फीयर व्हिच इज अफगानिस्तान। आप देखें आपका अफगानिस्तान फ्रंट बहुत एक्टिव हो, तो वो आपको इंगेज तो रखेंगे थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स एंड थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिकी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो सारी बातों की हो रही है, डिस्कशन तो हो रही है, तो वो बैलेंस्ड रिलेशन रखना चाहते हैं सबके साथ। और दूसरी बात यह है कि वो पीस की बात कर रहे हैं और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। तो हमें तो इस चीज में अच्छा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, इंडिया के हेजेमोनिक जो एम्बिशंस हैं उसके हवाले से उनको जो है रियलिटी चेक दिया गया है कि भाई आप इससे बाहर निकल जाएं। पाकिस्तान को और इस खित्ते को वो समझते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के लेंस से। लेकिन हमें केयरफुल रहना है कि अगर इंडिया को ये मैसेजिंग है कि आपने पाकिस्तान को इंगेज नहीं करना, उनके साथ यानी कि नेगेटिवली इंगेज नहीं करना, कोई उनको जैसे बीएलए वगैरह को जो आपको पता है कि दहशतगर्द जमात करार दिया गया था, ठीक है, तो ये मैसेजिंग है जो इंडिया को हो रही है। तो मुझे ये मैसेजिंग हो रही है। डॉक्टर साहब मेहमान हमारे साथ हैं, आप अगर उन्हें एंगेज करना चाहें। जी डॉक्टर शाजिया से मैं पूछता हूँ कि ये जो साउथ एशिया के हवाले से ये जो बात है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहबा, कि ये अगर वो इस खित्ते को कॉन्फ्लिक्ट जोन अब नहीं समझते, इंडिया के जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला जो ड्रीम है उसको अब किस हवाले से देखती हैं? और दूसरा ये है कि उन्होंने उसको ले गए हैं कि इंडिया से वो कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें डिलीवर करें क्वाड में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, इन चीजों पे?
डॉक्टर साहब, जितने भी आपने पॉइंट्स बहुत एलेबोरेट करके बता दिए और ये सारे मेरे जहन में थे, और बल्कि मैंने इनके पॉइंटर्स भी बनाए हुए थे कि ये सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं। जहां तक क्वाड का है, तो एक तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि आप उसमें एक्टिव हों, तो क्वाड की उसमें खुद ट्रम्प जो है वो आए नहीं है, और क्वाड जो है वो उसको एक स्ट्रेटेजिक जो है एक फॉर्मेशन को आप एक सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे क्यों पेश कर रहे हैं? वो तो है भी नहीं, उसका सिक्योरिटी से क्या, उसको तो आपने पानी खुला रखना ही है ना, ट्रेड आपने उसको कंटिन्यू करना है, तो आप उसको क्यों आप सिक्योरिटी के तौर पे कि पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, फिर उसको बकायदा जिक्र करना वगैरह। तो इसको अगर टोटल सम करें ना, हम अपनी फोक विजडम से इसको समझने की कोशिश करें, तो वो ये है कि अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो गई है कि वो ओवर स्ट्रेच कर चुके हैं और इतना कुछ उनसे संभाला नहीं जा रहा। Yes. लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि ये जो यूनिपोलर मोमेंट का जो जोन आउट होना और उसका जो हाई है, उसका जो हमें रीलैप्स होगा वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये एडिक्शन भी हमसे खत्म नहीं होने वाली है। तो फिलहाल हम स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका हम इस बात पर टेबल पे रख देते हैं कि यहाँ से आप सब निकलें, ये हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मगर ये भी एक हकीकत है कि हम चाइना को भी खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाइना को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते, तो उसकी कंटेनमेंट के लिए इस दफा इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी स्मार्ट मूव किया है, जिसमें बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं किया है, जैसा वे बाकी चीजों में नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इंडिया जो रिटोरिकली भी और हो सकता है आइडियोलॉजिकली भी जो नॉन अलाइनमेंट की बात करता है और न्यूट्रलिटी की बात ऑन एंड ऑन करते हैं, जयशंकर से लेकर सारा उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो यही बात करता है कि जी हम नॉन अलाइनमेंट की, तो उनको ये थोड़ी सी खटक गई है चीज कि हमारे साथ ये नॉन अलाइनमेंट वाला चूरन तो नहीं बिकेगा, आपको अलाइनमेंट तो कहीं ना कहीं क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसमें ओपन करके हमें जो आपका एफपेक का पॉइंट था उसमें से निकाल कर अफगानिस्तान को बिल्कुल कागज पे इररेलेवेंट कर दिया है। मगर अगर उनको प्रेशराइज करना है हमें, तो भी अफगानिस्तान यूज करना पड़ेगा, और अगर इंडिया को प्रेशराइज करना है तो भी वो अफगानिस्तान को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को इस सिचुएशन में डाल दिया है कि तुम में से हाईएस्ट बिडर जो है वो कौन होगा, क्योंकि चाइना जो है वो तो हमने जहां पे है वहां तक तो ठीक है, हमसे रुका नहीं, अब आगे नहीं हमने उसको जाने देना। तो ये सारे का सारा एक ब्लंडर है। ये अब जो भी है ये हाफ कुक थ्योरी है। अगर आप यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर अर्नेस्टली ये बात करें, और फिर उसमें चाइना को आपको माइनस करना पड़ेगा। वो किसी सूरत में भी आपके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो एक अपना इटसेल्फ एक पोल है, आप उसकी हकीकत को तस्लीम करें। डॉक्टर चीमा साहब, बहुत ही कमाल की बात डॉक्टर शाजिया ने उठा दी, जो उन्होंने बताया कि एक तरफ ओवर स्ट्रेचिंग जो है उसकी रियलाइजेशन है, इसीलिए स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, लेकिन चाइना को भी साथ में थोड़ा बहुत काउंटर करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान को वो जो उन्होंने बताया कि चेक के तौर पे रखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो पूरी की पूरी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, इसमें जैसे डॉक्टर शाजिया कह रही थी कि उनको भी ये फील आता है कि इसमें ये कंफ्यूज स्ट्रैटेजी लगती है, आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ एलायंस से सपोर्ट भी लेनी है, एक तरफ उनके साथ भी नहीं खड़े होना, तो आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? और जो हम ये ख्वाब सोच के बैठे हुए हैं कि हमें थोड़ा सा इन्होंने जो है वो एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है, आर वी लुकिंग इट करेक्टली? डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश, I hope you recall that we have had the occasion to be on programs together also. सर तो बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले की थी कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, और अब जो मोडस ऑपरेंडी वो इख्तियार कर रहा है अपनी ग्लोबल डोमिनेशन को और ग्लोबल हेजमनी को मेंटेन करने के लिए, वो चेंज हो गई है। अब लैटिन अमेरिका में वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसने डिक्लेयर कर दिया है, यूरोप को उसने नेटो के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट इजराइल के थ्रू है। एशिया जो है उसमें इंडिया एक आता है, ये सदर्न एशिया में, और बाकी इंडो पैसिफिक में ऑकस वगैरह आ जाते हैं।
तो ये वो कोलिशंस और अलायंसेज हैं जिनके थ्रू अब वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें इंडो पाकिस्तान के ऊपर हम आते हैं, इंडिया को जो आपने कहा ये कि इंडो पाकिस्तान जो है अभी वो कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, तो मैं आई एग्री विद यू 100%, क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो किसी भी सूरत में। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका अटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को कंटेन करने में लगा रहे। मगर अब इंडिया की आप मुसीबत देखें कि एक तो वो लद्दाख के एरिया में चाइना के साथ कन्फ्रंटेड है, दूसरा वो चाइना के साथ कन्फ्रंटेड है अरुणाचल प्रदेश में, अब बांग्लादेश भी वहाँ पे उसको आंखें दिखा रहा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर वो पूरा पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेड है। तो इस सूरत में हिंदुस्तान के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव द मिलिट्री कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी कि वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और चाइना को बयक वक्त काउंटर कर सके। और अगर वो इन्हीं तीनों फ्रंट्स के ऊपर बिजी है तो फिर अमेरिकन इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर सकता। इसलिए आपकी बात को मुकम्मल तौर पे मैं एग्री करता हूं कि अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन बने, और पाकिस्तान को ऑनलाइन रखने के लिए वो उसने ये अफगानिस्तान के थ्रू सारा टेररिज्म जो है उसको वो चालू रखे हुए हैं। और इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने टेररिज्म को ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस कहा है। अफगानिस्तान का और टेररिज्म का तो जिक्र ही कोई नहीं, जिक्र खास नहीं है इसमें। तो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को अब ये देखना है कि इन्होंने अभी अपने आप को किस तरह से कौन से पोल के साथ मुंसलिक करना है। हिंदुस्तान तो ने एक पॉलिसी बनाई थी मल्टी अलाइनमेंट की और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। आई थिंक वो बुरी तरह से उसमें फेल हो चुके हैं कि ना तो उनको अमेरिका की कभी 100% सपोर्ट हासिल है और ना ही वो रशिया के साथ मुकम्मल तौर पर बगलगीर हो सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन को बुला तो लिया मगर ना कोई डिफेंस डील अनाउंस हुई और ना ही कोई ऑयल डील अनाउंस हुई, तो फिर ये दोस्ती किस बात की। तो वो मेरे ख्याल में बीच में फंसे हुए हैं। इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किधर जाना है। और पाकिस्तान को आई एम अ ग्रेट प्रोपोनेंट कि पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन दोस्त है वो है चाइना, एंड पाकिस्तान मस्ट नो विच साइड द दोस्त इज बटर्ड और उसके दोस्त कौन है, और उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो अपने दरीना दोस्तों से वो मुतनफ़िर हो जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरा ख्याल है दोनों मुतज़ाद तो मैं अगर न कहूँ, डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं वो मेरा ख्याल में आ गया है। जिस तरह से डॉक्टर शाजिया ने भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज़ किया और ब्रिगेडियर साहब ने भी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है वो भी हमारे सामने रख ली। यहाँ पे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ जो क्लैशेस के बाद एक थोड़ी सी सुकूनत आ गई है, इस पे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। इस सेगमेंट के अंदर हम ज़रा अपने ताल्लुकात को अफ़गानिस्तान के साथ देख लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के मसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? बिकॉज तुर्की ने, कतर ने, सऊदी अरब ने इसके अंदर रोल डाला। अब ईरान भी ख्वाहिशमंद है कि इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, चाइना, रशिया भी यही चाहते हैं। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता ये मसला मैनेज होगा और ये कॉन्टीन्यूसली आपके साथ रहेगा। और उसकी वजह ये है कि एक मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान को मसरूफ रखे सब पार्टीज के इंटरेस्ट में है। अच्छा। और ये कोई भी जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई उठने ना दे पाकिस्तान को। तो मतलब पार्टी से मुराद, आपकी सब पार्टी से मुराद सारी रीजनल पार्टीज और इंटरनेशनल पार्टीज की आप बात कर रहे हैं? सब पार्टी से मुराद सब पार्टीज ही हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसमें सब हम चाहते हैं कि ये इसी तरह ही रहें। अच्छा। और ये अब आपने अपनी ताकत से चीजें कैसे एस्टैब्लिश करनी है ये आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन द रियल गेम ये है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि
एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें इंडिया के रिसोर्सेज और अटेंशन डिवाइड हो इस खित्ते में, वो अमेरिकन नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे, बिकॉज वो समझते हैं कि दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर देम एट होम। और विद द चाइनीज उनको पता है कि वो दे कांट अफोर्ड अ वॉर, ना ही वो इसमें करना चाहते हैं। उन्होंने 5 साल लगा दिए मिलिट्री डिप्लोमेसी में अपने LSE पे मसले हल करने के लिए और इस तरह की चीजें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमें अफगानिस्तान की साइड पे बिजी रखना चाहते हैं, और तमाम प्लेयर्स, तमाम से मुराद तमाम ही शायद आप समझ चलें लें। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो डॉक्टर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान इंगेज ही रहे अफगानिस्तान के साथ, आपको भी ये लगता है? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर चीमा साहब की। और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहेगा तो वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात कुछ थोड़े ठंडे रहेंगे। अच्छा। और उससे अच्छा नहीं होगा। मगर मेरे ख्याल में अब इट इज पाकिस्तान इंटरेस्ट कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को रिजॉल्व करें। और जो अभी तक पाकिस्तान ने एक 3 pronged पॉलिसी इख्तियार की है वो सही है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चलता रहे, नेगोशिएशन भी होते रहे, इकोनॉमिक कोऑर्शन भी हो, बायलैटरल ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड को बंद करके, और मिलिट्री रिस्पॉन्स भी जाए हर टेररिस्ट अटैक के ऊपर, ताकि एक इसको मुकम्मल तौर पर कोर्स किया जाए अफगानिस्तान के हुकूमत को कि वो एक अच्छे हमसाये का रोल अदा करें। इसके अलावा मेरे ख्याल में एक रीजनल अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें अफगानिस्तान के तमाम नेबर्स जो हैं वो मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें कि ये मामलात को दुरुस्त करें। अब ना सिर्फ ये कि पहले वो पाकिस्तान में खाली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही थी, अब वो ताजिकिस्तान में भी उन्होंने जाके चाइनीज को हिट करना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में चाइना, जो कि सबसे बड़ी कुव्वत है इस इलाके में, और अफगानिस्तान के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। अब मैं चाइना को भी चाहिए कि वो थोड़ा लीन करे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर और उनको मजबूर करे कि वो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसको ख़त्म करे, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं और चाइनीज़ लोग जो है, वर्कर्स जो हैं, उनको निशाना बनाना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शाजिया, जहाँ पे अफ़गानिस्तान का मफाद है कि वो ताल्लुकात अपने बड़े नॉर्मलाइज करे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का भी तो मफाद है ना कनेक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सेंट्रल एशिया रीच करने के लिए स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहिए, उसके साथ कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर चीमा और ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि रीजनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये मामला सुधर जाएं, मैनेज हो जाएं, जिसकी तोजी डॉक्टर चीमा के मुताबिक कि भारत के साथ फिर पाकिस्तान उलझेगा नहीं। पाकिस्तान का खैर भारत को तो डर है, वैसे रीजनल इसका मतलब कंट्रीज़ को भी डर है कि कहीं भारत को मुकम्मल तौर पे न लिटा दे पाकिस्तान। तो आपको भी ये लगता है? देखिए, ये बड़ा मेरे लिए ये आइडिया बड़ा नॉवेल है, और लेकिन विद इन इटसेल्फ ऑक्सीमोरॉन है कि अगर रीजनल पावर्स चाहती हैं, मैं इसको समझना जरूर चाहूंगी, जाहिर है दो इतने सीनियर लोग जो हैं बात कर रहे हैं, अगर रीजनल बड़ी ताकतें चाहती हैं कि हम इसी तरह इंगेज रहें, तो फिर दूसरा पॉइंट ये है कि फिर वही इनको रोकने की कोशिश क्यों करेंगी? फिर हम उसी स्टेटमेंट में ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जी चाइनीज पे अटैक रुक जाएं और रशियन सॉफ्ट अंडरबेली जो है वो सेफ रह जाए और जो इंटरेस्ट हैं वो सबके सिक्योर हो जाएं? तो ये दोनों बातें थोड़ी सी अजीब हैं कि चाइना और रशिया और रीजनल जो है, हाँ अगर आप अरेबियन सी से उधर की तरफ देखकर बात करें तो वो रीजन तो नहीं बनता, हाँ वो जरूर उनके इंटरेस्ट में हो सकता है, लेकिन वो हमेशा से वेस्टर्न अलाइन रहे हैं, तो हम इसको अब यहाँ भी ग्लोबल साउथ और नॉर्थ ही कर सकते हैं। ग्लोबल नॉर्थ चाहता है कि हम यहाँ पे एंगेज रहें और बने रहें, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है और खासतौर पे रीजन के हैं उनके इंटरेस्ट में ये नहीं है इसका स्पिल ओवर, और ये फिर हो सकता है कि उनसे ये स्पिल ओवर रोका नहीं जा रहा है। अब उसमें हम क्या एंजॉय कर रहे हैं? हम एक बैज हमें लगाया गया है कि हम रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं और हम उस पर खुश हैं, लेकिन उसकी
कॉस्ट जो आप देखें हम क्या दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर ये सूरत हाल है, अगर इन दो जेंटलमैन की बात को सही तस्वर करके इसको प्रीमाइस बनाया जाए, तो हमें अपने इस फिर रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के रोल से थोड़ा पीछे जाकर अपनी जो डेथ टॉल है, जो हेड काउंट है हमारे बच्चों का, वो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, और इसका स्पिल ओवर रोकने में जो हमारी एफर्ट्स हैं उसको फिर हमें कम करना चाहिए। फिर जाए इसका स्पिल ओवर जहां जाता है, फिर अगर चाइना इसमें सपोर्ट नहीं कर सकता और उसके जो फ्यूचर के वेंचर्स हैं उनके लिए वो हमारी तरफ देखता है, और ना सिर्फ ये कि ये देख रहा है बल्कि वो हमें एंगेज भी रखना चाहता है, तो फिर हमें इस पूरे चीज को रिविजिट करने की जरूरत है। और अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर जो है वो कितने टेररिस्ट आउटफिट हैं, और उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब हमारी इंगेजमेंट पे खुश हैं, तो फिर इसकी तरफ के जो होते हैं वो क्या उसे कहते हैं, जो दरवाजे हैं वो थोड़े से फिर खोलने चाहिए, क्योंकि ये तो इनको मानना पड़ेगा कि हमारी इंगेजमेंट से ये स्पिल ओवर उस तरफ जाने से रुका हुआ है। हम मिलिट्री ग्रेड जो है प्रोटेक्शन देकर यहाँ पे सी पैक जो है वो उसको बनवा रहे हैं, वरना जो है वो चीजें जो है उतनी आगे नहीं जा सकती हैं, और इसकी एक कॉस्ट है, और अगर उसकी कॉस्ट में हमसे यही रोल तवक्को करके हमसे इसको एक लूप में डालना है, तो फिर हमारे पावर कॉरिडोर में चीजों को शदीद रिविजिट करने की जरूरत है। और फिर उसका तरीका यही है कि अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल एक अरेंजमेंट की जाए। ये हुकूमत चलती है तो ठीक है, ये तो पैसों से ही चलेगी, हम शायद इनको इतना पैसा ना दे सके जो इनको इस वक्त हमारे एडवर्सरी दे सक रहे हैं, तो ये तो आराम से कोलैप्स हो सकती है। ये तो खुद कह रहे हैं हम जाने वाले, हमें प्लीज कोई सिक्योरिटी नेट दें, तो पॉलिटिकल सेफ्टी नेट। तो फिर यहाँ से फिर कोई ऐसी इंक्लूसिव या कोई ऐसी एक अरेंजमेंट फिर होनी चाहिए जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल हो, और फिर अफगानिस्तान के साथ हम फिर डायरेक्ट जो है डायरेक्ट आप कर सकें। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, हमारे पास 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट ब्रिगेडियर साहब के लिए। देखिए, हमारे पास जो चॉइस है, हम कोई अपने आप को कुछ स्ट्रेच नहीं कर रहे, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं बच रही। हमें कौन असिस्ट कर रहा है इस सारे प्रोसेस में? कोई भी नहीं कर रहा। ग्लोबल लेवल पे डिबेट कोई नहीं शुरू हो रही। मुस्लिम दुनिया भी आपका जो मीना रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उसकी वजह से कोई आपको बड़े सस्पिशियसली देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इसमें, एंड ये जो मीना रीजन में आपका इंटरेस्ट है, इसकी वजह से आपका जो अफगानिस्तान है ये भी एक्टिव होगा फॉर अस। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये देयर इज अ लॉट मोर विच विल कम फ्रॉम अफगानिस्तान इन कमिंग डेज एंड मंथ्स, और मे बी शायद ये बलूचिस्तान वाला चैप्टर आपका थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, लेकिन ये जो अफगानिस्तान वाली साइड है ये बहुत ज़्यादा लीथल भी होगी, डेंजरस होगी, और कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, और इस पे हाई स्टेक्स हैं सबके। बिल्कुल तो ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो डॉक्टर शाजिया चीमा ने उड़ा दिया है थीसिस पूरा, और मैं तो बड़ा कन्विंस हूँ उनके आर्गुमेंट से। आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इस अफगानिस्तान के इम्ब्रोग्लियो को रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो चाइना ही प्ले कर सकते हैं। एक तो ये है कि चाइना के अपने इंटरेस्ट बहुत हैं विद इन अफगानिस्तान, मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर DRI और CPEC जो यहाँ से जा रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि CPEC जो है वो लॉन्च पैड है यहाँ से, जो पाकिस्तान का, यहाँ से ये लॉन्च होकर ईरान में जाएगा, ईरान से ये पर्शियन गल्फ को जब्त करके अरेबियन पेनिनसुला में जाएगा, तमाम गल्फ स्टेट्स में जाएगा। और यही जब हम अफगानिस्तान को इनकॉर्पोरेट करते हैं CPEC में, तो ये उधर से सारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इसको कनेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने बहुत कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है तो दैट इज चाइना। और चाइना की इतनी वेट है कि वो अफगान तालिबान के ऊपर अगर अपना थोड़ा सा वेट डाले तो ये मामला ठीक हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, हमारे वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं रही। बहरहाल ब्रिगेडियर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।